हेलो एवरीबॉडी, होप यू आर फाइन। हम अपना लास्ट टॉपिक आज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसका हमने लास्ट टाइम बेसिक पार्ट कर लिया था। आज हम उसी को ही आगे करेंगे। सो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। इसका बेसिक पार्ट हमने लास्ट टाइम कर लिया था। हमने कहा था कि हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके कैरेक्टर्स के बेस पे, बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके कैरेक्टर्स के बेस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, कि हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं तो बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स होंगे। सो उन कैरेक्टर्स को बेस मानते हुए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग, अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर्स। ओके, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम में आपको पढ़ाया था डाइवर्सिटी का मतलब क्या है। डाइवर्सिटी का मतलब है वैराइटीज। तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स की दुनिया भर की वैरायटी है, तो हम उनको ग्रुपिंग कैसे करें, हम उनकी पहचान कैसे करें, हम उनको अलग अलग कैसे समझें। तो कैसे समझेंगे, हम उनके कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर्स हम उनको अलग अलग समझेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू वर्क आउट ऑन द सेम टॉपिक एंड वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे हमें ऑलरेडी पता है कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, दे आर वेरी हाईली ऑर्गेनाइज्ड। हाईली ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या हुआ, दे आर मेड अप ऑफ केमिकल्स एंड हैव हाईली ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मतलब जो जिस चीज से वो बने हैं उनका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, और वो किस चीज से बने हैं, केमिकल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जैसे हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बने हो सकते हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, हैविंग स्ट्रक्चर्स, और इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं सेल में कि एक सेल होती है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो उसके फंक्शनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो फ्री लिविंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और साथ में ही हमारे पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका नाम मल्टीसेलुलर है। तो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या है, ये जो सेल्स है हमारे, डिफरेंट टाइप की सेल्स है, उनका ऑर्गेनाइज्ड पार्ट ही है। जैसे कि सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू, टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन, ऑर्गन इनटू ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम इनटू ए ऑर्गेनिज्म। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, जैसे कि एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल ने क्या किया कि धीरे धीरे, जैसे मैं अकेला रहता हूँ, या फिर मैं कहूँ फिर मैं 5 लोगों के साथ रहता हूँ, फिर मैं कहूँ कि मैं 10 लोगों के साथ रहता हूँ, फिर मैं कहता हूँ मैं मेरे मोहल्ले के साथ रहता हूँ, मैं मेरे गांव के साथ रहता हूँ, मैं मेरे शहर कस्बे के साथ रहता हूँ। तो धीरे धीरे मैं क्या करता जा रहा हूँ, ऑर्गेनाइज्ड हो जा रहा हूँ मैं धीरे धीरे। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोर देन वन इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। पहले तो सिंगल है मैं, अगर फिर मैं लोगों के साथ रहने लग जाऊं तो आप मेरे को क्या कहोगे कि उस पॉपुलेशन में रहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोर देन वन इंडिविजुअल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन रहते हैं। ओके, पॉपुलेशन क्या बनाती है, कम्युनिटी बनाती है, हमारा इकोसिस्टम बनाता है, हमारा बायोस्फीयर बनाता है। ओके, सो वो कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनके बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई का सिंपल मीनिंग है, क्लासिफिकेशन का एक सिंपल सा मीनिंग है कि ग्रुपिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर्स, ओके, बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज इन द कैरेक्टर्स एंड डिफरेंस इन द कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स के अंदर सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है, उनके बेस पे हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, उसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो ग्रोथ।
कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप क्लासिफाई करोगे, या मैं कहूँ कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको लिविंग से नॉन लिविंग से डिफरेंस कैसे पैदा करोगे, उसके भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। ओके, चलिए, तो ये लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था, थोड़ा सा हमने पढ़ा था, फिर हमने देखा था कि हमारे पास जो लिविंग वर्ल्ड है उसकी बहुत बड़ी डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं। जैसे कि नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ, इस अर्थ के ऊपर कितनी स्पीसीज हो सकती हैं, 5 से 50 मिलियन, और एवरेज 14 मिलियन हैं। नॉन स्पीसीज कितनी हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज, इतनी तो प्रजातियों को हम जानते हैं, जिसमें से 1.2 मिलियन एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियन स्पीसीज ऑफ द प्लांट हैं। इंसेक्ट्स की कितनी स्पीसीज है, 10-25,000। एवरी ईयर न्यू स्पीसीज, लगभग हर साल हम 15,000 स्पीसीज और ढूंढ लेते हैं। तो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, 15,000 नए ऑर्गेनिज्म मैं दिखाऊं आपको और मैं कहूं कि भैया ये तो हमें नए मिले हैं, अब नए मिले हैं तो उन सब का नाम देना होगा, उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा कि कैसे ऑर्गेनिज्म है, करना पड़ेगा कि नहीं, इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी। अगर पूछ ले कि भाई कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी द इंडिविजुअल टू मेक, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी द इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल को पढ़ना बड़ा ही मुश्किल होता है। सो टू मेक स्टडी इजियर, साइंटिस्ट डिवाइड दैम इनटू कैटेगरीज, साइंटिस्ट ने उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया बेसिस ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। उसके जैसे कि साइंटिस्ट ने, मैंने कहा कि इस साल हमने 15,000 नए स्पीसीज ढूंढी हैं और मैंने लिख दिया एनिमल की। ओके, अब 15,000 में मेरे को लगा कि 7,000 ऑर्गेनिज्म हैं, वो उनके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं, और जो बाकी के 8,000 इंडिविजुअल बच गए, मैंने कहा कि ये 8,000 इनसे अलग हैं, लेकिन ये 8,000 आपस में क्या है, बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। ये 7,000 आपस में क्या है, बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, तो इसलिए इनका नाम दे दिया कैटेगरी ए, इसका नाम दे दिया मैंने कैटेगरी बी। जैसे कि एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अंदर 10,000 पीपल हैं, हाउ मैनी, 10,000 पीपल हैं। अब 10,000 पीपल में से अगर मुझे क्या करना है, क्लासीफाई करना है, तो मैंने देखा कि 6,000 फीमेल हैं, 4,000 मेल हैं। तो मैंने कैसे डिफरेंशिएट किया, उनके कैरेक्टर्स को देखते हुए, उनकी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज को देखते हुए। तो इसीलिए जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो क्या है कि रैंक देना, कैटेगरी देना ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। ओके, चलिए, इस चीज से हमें एक फायदा और भी हो सकता है बच्चों। जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हमें पता चल जाता है उसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि कोई ऑर्गेनिज्म है, वो मैंने ढूंढा है, आज एक ऑर्गेनिज्म ए ढूंढा है, और जब मैंने उसको क्लासिफिकेशन के लिए लेके गया तो मैंने पाया कि भैया ये ऑर्गेनिज्म तो मतलब 60% जो कैरेक्टर्स हैं इस ऑर्गेनिज्म के, जो प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म से उनसे मिलते हैं। तो मुझे इसका ओरिजिन भी पता चल गया, डिफरेंस के बेस पे भी मैं, तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब वो कहाँ से जन्म लिया, वो कैसे कैसे विकसित होता हुआ यहाँ तक पहुँचा, पता कर सकते हैं, जो कि हेल्प करता है हमारे एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में। ठीक है, चलिए, तो वो क्या तरीके, हम क्या चीज अपनाते हैं, द प्रिंसिपल एंड द प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफाई करते हो किसी ऑर्गेनिज्म को, उनमें कौन कौन से तरीके इस्तेमाल होते हैं, कौन से सिद्धांत इस्तेमाल होते हैं। प्रिंसिपल, दिस इज द प्रिंसिपल एंड द प्रोसीजर, कौन कौन से तरीके इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से सिद्धांत इस्तेमाल होते हैं। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। सो पूछ ले, व्हाट इज द टैक्सोनॉमी? इट इज द साइंस इन विच द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर इन्वॉल्व्ड। The principles and the procedures of classification of an organism comes under the science of taxonomy. Taxonomy बोलते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम क्लासिफाई करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो हम क्या क्या पता करेंगे, सबसे पहले उसको, उसके कैरेक्टर्स का पता करेंगे, उसके क्या क्या कैरेक्टर हैं। सो हमने मान लीजिए 10 कैरेक्टर देखे, और 10 कैरेक्टर में से फिर हमने अपना मैच किया जो पहले वाले ऑर्गेनिजम्स थे। तो हमने देखा 10 में से 9 कैरेक्टर्स हैं, या 10 में से 10 कैरेक्टर हैं जो पहले ऑर्गेनिजम्स हमने ढूंढे थे उन जैसे ही हैं। तब हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर उसी के कैरेक्टर्स के बेस पे उसका नाम देंगे। क्या करेंगे? नाम देंगे। जब हम कैरेक्टर पढ़ चुके हैं, उसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं, उसका नाम दे चुके हैं, तो हम उसका क्या कर सकते हैं? अब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं।
सो द प्रिंसिपल एंड द प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे आप कौन कौन से तरीकों से, कौन कौन से सिद्धांतों से क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई का मतलब ग्रुपिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा टैक्सोनॉमी, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने अभी एक बात लिखी थी, मैंने क्या कहा था कि हम किसी भी ऑर्गेनिक क्लासिफिकेशन के बेस के ऊपर, किसके बेस के ऊपर, क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन किस चीज़ का होगा, किस बेस पे होगा, आप सभी ने बता दिया था, कैरेक्टर्स के बेस के ऊपर। सो इस जो क्लासिफिकेशन है तो हम जो कैरेक्टर के बेस पे करते हैं, और फिर हमने बताया था कि इस क्लासिफिकेशन से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन पता कर सकते हैं, ठीक है, उसकी हिस्ट्री पता कर सकते हैं कि वो कैसा ऑर्गेनिज्म है, उसका फ्यूचर क्या है और उसका पास्ट क्या था, उसका फ्यूचर क्या होगा और उसका पास्ट क्या था, वो इवोल्व कैसे हुआ, पैदा कैसे हुआ, उसने क्या क्या अपने जीवन में क्या क्या चेंजेस करे, हम सारा उसका इवोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ओके, चलिए, तो एक बहुत अच्छा टर्म देखते हैं हम आपको। चलिए, आप लोगों ने बताया था कि व्हाट इज द टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब आपने बताया था वो सारे प्रिंसिपल्स, वो सारे सिद्धांत जिनकी हेल्प से हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को बहुत अच्छे से क्लासिफाई कर सकते हैं, उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। प्लस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशन के बारे में पता करना, उसकी हिस्ट्री के बारे में पता करना, मतलब इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में पता करना कि वो कहाँ से पैदा हुआ था, उसका क्या जन्म था, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसको हम फाइलोजेनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइलोजेनी। और जब हम टैक्सोनॉमी को और फाइलोजेनी को मिक्स कर देते हैं, टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी को मिक्स कर देते हैं, तो एक वर्ड बनता है जिसका नाम है सिस्टमैटिक्स। ये वेरी वेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या हुआ कि टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, ओके, प्लस फाइलोजेनी, प्लस फाइलोजेनी, सिस्टमैटिक्स कहलाता है। मेरी बात समझ गई, बहुत अच्छी बात है। तो जब आप टैक्सोनॉमी कर चुके हैं ऑर्गेनिज्म के साथ, आप फाइलोजेनी कर चुके हैं ऑर्गेनिज्म के साथ, तो इसका मतलब आपने उसके बारे में बहुत कुछ जान लिया। अब बात है उसका नाम देने की, दैट इज कॉल्ड एज द नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, उसको नाम देना बहुत जरूरी है, और एक ऐसा नाम दिया जाए जो पूरे बायोस्फीयर में, ब्रह्मांड में, पूरे वर्ल्ड में सेम हो, चेंज ना हो। तो एक ऐसा नाम जो पूरे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, उसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम। क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम। देखिए, जो हमारे लोकल नेम्स हैं वो भाषा के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। ओके, भाषा के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, इसलिए एक ऐसा नाम देना बहुत जरूरी था जो कहीं पे भी चेंज ना हो। तो मतलब हम एक ऑर्गेनिज्म के नाम को स्टैंडर्ड करें, स्टैंडर्डाइजिंग द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको पूरे वर्ल्ड में पहचाना जाए, उसी नाम से बोला जाए, उसको क्या बोलते हैं, हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम। और लोकल नेम जो हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्निकुलर नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी प्लांट का, किसी भी एनिमल का लोकल लैंग्वेज में जो नाम बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वर्निकुलर नेम बोलते हैं। और साइंटिफिक नाम क्या होता है, यूनिवर्सल नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का यूनिवर्सल नाम, ऑन द बेसिस ऑफ सम रूल्स एंड क्राइटेरिया। कुछ रूल होते हैं और कुछ क्या होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं। ओके, जो देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहचानने के क्या रूल्स होते हैं, क्या क्राइटेरिया होते हैं, आपको डिटेल में बताएंगे। तो देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम देने के लिए जो हम क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, जो मेथड यूज़ करते हैं, मेथड, उसको बोलते हैं बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल का मतलब क्या हो गया, दो नाम, टू सेट, दो नाम, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो दो नाम से लिखा जाएगा। सबसे पहले किसने दिया था ये, लीनियस ने, चार्ल्स लीनियस ने सबसे पहले गिव सम प्रिंसिपल्स ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। कौन सी बुक लिखी थी उसने, फिलोसफिया बोटेनिका। इंपॉर्टेंट है एनटीएससी के लिए, पूछ लेते हैं। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। उसने कौन सी बुक लिखी थी, फिलोसफिया बोटेनिका लिखी थी। ओके, चलिए, नोमेनक्लेचर सबसे पहले कब, कहाँ यूज हुआ था, स्पीसीज प्लैंटरम में।
स्पीसीज प्लैनेटरम पहली बुक थी, ठीक है, पब्लिश इन सिस्टमा नेचर, ये पब्लिकेशन था, रिसर्च पेपर था। ओके तो जो हमारी साइंटिफिक नेम्स हैं, इन जितने भी हमारे साइंटिफिक नेम्स हैं, इनको कौन अप्रूव करता है? जैसे आपका एडमिशन कौन अप्रूव करता है? हमारे मैनेजमेंट, आपके टीचर्स। वैसे ही किसी साइंटिस्ट ने कोई नाम बोला, किसी ऑर्गेनिज्म का नाम लिया, मैं एक एक इंडिविजुअली सिखाऊंगा, उसको वैलिड कौन करेगा? सो दो ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको नाम बताता हूं, ICBN, ICZN, ICBN और ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। बोटेनी का मतलब प्लांट्स, स्टडी ऑफ द प्लांट्स, बोटनी। जो जितने भी प्लांट्स के नाम लिखेंगे हम, साइंटिफिक नेम लिखेंगे, वो ICBN के अकॉर्डिंग लिखेंगे। और ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नेम, एनिमल्स के जितने भी नाम करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे, वो ICZN के तहत करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इज टेक्सोनॉमी हिरार्ची। अब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चों, टेक्सोनॉमी हिरार्ची। जैसे कि मैंने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म है, उसके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। एक ऑर्गेनिज्म ए है, आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग। चलिए इसको समझाने का एक तरीका बताते हैं। जैसे आपके पास एक डॉग है और आपको डॉग की हर चीज़ के बारे में पता है, जैसे डॉग की स्पीसीज के बारे में पता है। ओके, डॉग का आपको नेम पता है, लोकल नेम पता है, डॉग का आपका साइंटिफिक नेम पता है, आपको सारी चीज पता है, आपकी ब्रीड पता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये डॉग था और इसकी पूरी डिटेल अगर हमें पता करनी चाहिए तो हम उसको 7 स्टेप में पता करेंगे। हाउ मेनी? 7 स्टेप्स में पता करेंगे। और इन 7 स्टेप्स को ही हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी हिरार्की। क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी हिरार्की। जैसे कि क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, इट इन्वॉल्व्स हिरार्ची ऑफ स्टेप। एक स्टेप के बाद दूसरा, एक स्टेप कंप्लीट कर लिया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया। जब हम 7 स्टेप पूरा कर लेते हैं तब एक ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा क्लासिफाई होते हैं। और हर एक स्टेप को हम क्या बोलते हैं? रैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर एक स्टेप को रैंक या फिर कैटेगरी, रैंक और कैटेगरी बोलते हैं। ओके, सो टैक्सोनॉमी इज द पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। टैक्सोनॉमी क्या पढ़ा था हमने? प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स फॉर द क्लासिफिकेशन। चलिए, वेरी गुड। तो सबसे पहले जब हम बात करें कि वो 7 कैरेक्टर कौन से हैं, कौन कौन से 7 स्टेप्स हैं जिससे एक ऑर्गेनिज्म पूरा क्लासिफाई हो जाता है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे लोअर टू हायर। सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म की हमें स्पीसीज के बारे में पता होना चाहिए, उसके जीनस के बारे में पता होना चाहिए, उसकी फैमिली के बारे में पता होना चाहिए, उसके ऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए, उसकी क्लास के बारे में पता होना चाहिए, उसके फाइलम या डिवीजन के बारे में पता होना चाहिए, और उसके किंगडम के बारे में पता होनी चाहिए। ये सारी कैटेगरी, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। कितनी हैं देख लीजिए, 7 सेट हैं, 7 स्टेप्स हैं। इनको ही हम क्या बोलते हैं? हिरार्की बोलते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और किंगडम। जब ये हम 7 चीज़ें पता कर लेते हैं तो हम उस ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं? क्लासीफाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उसका क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ओके, चलिए, तो 1 बाय 1 हम देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहले लोएस्ट कैटेगरी क्या है हमारे पास? स्पीसीज है। स्पीसीज टर्म किसने दी थी? कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, जॉन रे ने। किसने दिया था स्पीसीज? जॉन रे। लोएस्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अंदर है क्या, आप समझिए, इसको बहुत प्यार से समझिए। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड। क्लोजली रिलेटेड का मतलब क्या है? कि वो दिखने में सेम हो, उनका स्ट्रक्चर सेम हो, उनके अंदर जो केमिकल, जिन चीज से वो बने हैं वो सेम हो, उनके जो साइटोलॉजिकल सेल्स के जो कैरेक्टर हैं वो सेम हो, और वो नेचुरली इंटरब्रीड कर सके पॉपुलेशन में, नेचुरली इंटरब्रीड कर सकते हैं। इंटरब्रीडिंग का मतलब दे कैन प्रोड्यूस बेबीज, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीसीज। ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स को क्या बोलते हैं? स्पीसीज, जो कि क्या करेंगे? नए बच्चे पैदा कर सकते हैं।
ओके, मेरी बात समझ में है आपको? स्पीसीज। चलिए, जैसे कि एक तो कुछ एक नाम है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ साइंटिफिक नेम। पाइसम स्टाइवम। पाइसम स्टाइवम किसका नाम है? मटर का नाम है। मेरे सारे बच्चों को पता है ये बात का। पाइसम स्टाइवम मटर, ये रहा मटर। मैग्नीफीरा इंडिका मैंगो का नाम है। सोलेनम ट्यूबरसम पोटैटो का नाम है। अब देखिए दो नाम है, एक कहाँ गया, एक दो, एक दो, एक दो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? स्पीसीज। और स्पीसीज में हमने क्या कहा? क्लोजली रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या कही हमने? फ्रीली इंटरब्रीड, फ्रीली इंटरब्रीड, उसको क्या बोलते हैं? स्पीसीज बोलते हैं। उसके अगला वर्ड है जीनस। जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। देखिए स्पीसीज क्या था? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। अब इससे बड़ा क्या है? जीनस। तो जीनस क्या होगा? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। लेकिन इसके अंदर वो क्या नहीं कर सकते? फ्रीली इंटरब्रीड नहीं कर सकते। जैसे जैसे आप समझे, मेरी बात को समझे, जैसे आपने क्या कहा? आपने कहा टाइगर, आपने कहा कैट, आपने कहा लॉयन, है तो सारे के सारे एक जैसे ही, सारे के सारे स्पीसीज एक जैसी हैं। लेकिन क्या वो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं? क्या टाइगर है वो लॉयन के साथ इंटरब्रीड कर सकता है, बच्चे पैदा कर सकता है? नहीं। क्या टाइगर है वो कैट के साथ बच्चा पैदा कर सकता है? नहीं, इंटरब्रीड नहीं कर सकते वो। लेकिन इनमें कॉमन कैरेक्टर्स हैं कि नहीं है? कॉमन कैरेक्टर्स है। सो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज को क्या बोला हमने? जीनस बोला। ध्यान रखेंगे, जीनस बोला, उसको हमने क्या बोला है? जीनस। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज को जीनस बोला। देखिए मैं अभी बताता हूं, जैसे जीनस 1, जीनस 2, जीनस 3, जीनस 4, अभी बताता हूं। मैंने कहा कि ऑर्गेनिज्म 1, 2 और 3 ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर कॉमन कैरेक्टर्स हैं। उनके अंदर क्या है? कॉमन कैरेक्टर। तो मैंने कह दिया कि ये स्पीसीज 1 है, ये स्पीसीज 2 है, ये स्पीसीज 3 है। ये तीनों स्पीसीज हैं, ये 3 स्पीसीज हैं। ग्रुप ऑफ स्पीसीज क्या लिख दिया मैंने? जीनस। अब ग्रुप ऑफ स्पीसीज का मतलब क्या होगा? इसके अंदर कुछ कॉमन कैरेक्टर्स भी होंगे, लेकिन ये ऑर्गेनिजम्स इस जीनस के ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते। जीनस 2 के ऑर्गेनिज्म जीनस 3 के साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते, बट ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। समझ में आई बात मेरी? ओके, सो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ध्यान रखेंगे, बहुत ही अच्छी बात है। सो सबसे पहले था ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म स्पीसीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज जीनस। क्या कहलाया? जीनस कहलाया। ओके, तो जीनस के बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो क्या है? फैमिली। क्या आता है? फैमिली। अब फैमिली में कैसे हम लोग हैं कि नहीं है? मैं हूं, मम्मी है, पापा है, बहन है, भाई है। अब देखना, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। अभी हम जीनस पढ़ के आए हैं ना, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस विच हैज लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज। देखना एक बात ध्यान रखना, स्पीसीज का ग्रुप क्या कहलाया था? जीनस। जीनस का ग्रुप क्या कहलाएगा? फैमिली। क्या कहलाएगा? फैमिली। सो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा जीनस विच हैज लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। अब स्पीसीज के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, जैसे ऑर्गेनिज्म ए था, ऑर्गेनिज्म बी था, इसमें बहुत ज्यादा कॉमन कैरेक्टर थे। ठीक है, अब मैंने आगे बता, ये जो जीनस, ये जीनस ए के ऑर्गेनिज्म, ये जीनस बी के ऑर्गेनिज्म, इनमें भी कॉमन कैरेक्टर्स थे। अब फैमिली, फैमिली के अंदर क्या होगा? ग्रुप ऑफ जीनस, जीनस ए, जीनस बी, इनमें भी कैरेक्टर्स कॉमन होंगे लेकिन कम होंगे। स्पीसीज के अंदर ए ऑर्गेनिज्म और बी ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स थे। जीनस के अंदर स्पीसीज ए और बी, स्पीसीज ए और बी के अंदर काफी सारे कॉमन कैरेक्टर्स थे, लेकिन स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म से कम थे। अब फैमिली के अंदर भी कॉमन कैरेक्टर्स हैं, लेकिन एज कंपेयर टू जीनस के ऑर्गेनिज्म्स के अंदर से कम है। सो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस विद लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज, उसको क्या बोलते हैं? फैमिलीज। ओके,
फैमिलीज. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट. फैमिली को हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं? उनके वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेस पे. जैसे कि 4 रिलेटेड जेनरा बताता हूं, सोलेनम, पिक्यूनिया, धतूरा एंड अट्रोपा. ये 4 के 4 क्या है? फैमिली हैं. क्या है ये? फैमिली. अब मेरे सारे बच्चे बता देंगे फैमिली है तो ये एट्रोपा एक फैमिली है. फैमिली के अंदर क्या होंगे? जीनस होंगे. भाई ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस को हमने क्या बोला था? फैमिली. जीनस के अंदर क्या होंगे? सारे बता देंगे. स्पीसीज होंगे. क्या होंगे? स्पीसीज. और स्पीसीज के अंदर क्या होते हैं? सब बता देंगे. ऑर्गेनिज्म होते हैं. ओके. नेक्स्ट वन इज ऑर्डर. इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज. इट इज द फैमिली की ग्रुपिंग कर दो तो क्या बन जाएगा? फैमिली की ग्रुपिंग कर दोगे तो ऑर्डर बन जाएगा. ऑर्डर. सो इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज जिनके अंदर बहुत ही कम सिमिलर कैरेक्टर. देखिए स्पीसीज में सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स थे, एक जैसे दिखते हैं. जीनस में उससे कम हुए, फैमिली में उससे कम हुए, ऑर्डर में और भी कम हो गए. इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज विच एग्जिबिट फ्यू सिमिलर. बहुत कम सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं उनके अंदर. ओके. जैसे इन एनिमल्स ऑर्डर कार्निवोरा. कार्निवोरा. कार्निवोरा का मतलब वो ऑर्डर है, वो रैंक है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म सारे के सारे कार्निवोरस हैं. लेकिन देखिए कैट और डॉग एक ही ऑर्डर के अंदर आते हैं, लेकिन क्या उसके अंदर सिमिलरिटीज हैं? नहीं है. सिर्फ एक आधी सिमिलरिटी. कौन सी? मांस खाने वाली. बाकी वो दोनों क्या है? टोटली अलग है. लेकिन मांस खाते हैं इस कैरेक्टर की वजह से वो ऑर्डर क्या है? सेम है. ओके. नाउ क्लास. ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स. ग्रुप ऑफ रिलेटेड. जैसे आपकी क्लास है उसमें ऑर्डर है 1 रोल नंबर से लेके 30 रोल नंबर तक. उसके अंदर बहुत सारे मेल होंगे, फीमेल होंगे, सभी के अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे, सभी के अलग अलग हैबिट होंगी, सभी के अलग अलग हैबिटेट होंगी. लेकिन है तो सारी क्लास. और सिमिलरिटीज क्या होंगे? बहुत कम सिमिलरिटीज होंगे. ओके. नाउ जब हम क्लास के ग्रुप कर देते हैं ना, ग्रुपिंग ऑफ द क्लास. अब मैंने क्या कहा कि आपकी जो क्लास है, एक क्लास है, सेक्शन ए है, उसके अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं. ये आपकी क्लास है. अब ऐसी बहुत सारी क्लास होंगी, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, ई क्लास, या मैं बोलूँ 7 क्लास के अंदर 30 हैं, 8 क्लास के अंदर 30 हैं, 9 क्लास के अंदर भी 30 हैं. अब इन सारी क्लासेस को अगर मैं ग्रुप कर दूं तो वो क्या कहलाएगी? फाइलम या डिवीजन. क्या कहलाएगी? फाइलम या डिवीजन. फाइलम किसके लिए बोलते हैं? एनिमल्स के लिए. और डिवीजन किसके लिए बोलते हैं? प्लांट्स के लिए. तो एनिमल की जितनी भी क्लासेस हैं उनको अगर आपने कंबाइन कर दिया, ग्रुप कर दिया, तो फाइलम कहलाई. और प्लांट्स की जितनी भी क्लास हैं उसको क्या कहलाया? डिवीजन. ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस. ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस. ओके. नाउ अब क्लासेस के जो फाइलम के बाद जो सबसे बड़ा हायर ऑर्डर है दैट इज कॉल्ड किंगडम. किंगडम का मतलब साम्राज्य. इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी. और लोएस्ट कैटेगरी क्या थी? हमारी स्पीसीज. ओके. जो कि ग्रुप है किसका है? इट इज द ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम और डिवीजन. फाइलम और डिवीजन. तो जैसे किंगडम, 2 किंगडम के नाम दे दिए मैंने. किंगडम एनिमल, किंगडम प्लांट. इसके अंदर क्या होंगे? सारे एनिमल्स होंगे. इसके अंदर क्या होगा? प्लांट्स होंगे. तो लेकिन मैंने कहा कि मेरे गांव में 2000 प्लांट हैं. मेरे गांव में क्या है? 2000 प्लांट है. अब मैंने इतना ही बोला, सबसे बड़ा ग्रुप हो गया प्लांट. तो अब 2000 प्लांट कौन कौन से हैं? वो किसके बेस पे करेंगे? उसका फाइलम पता करेंगे, उसकी क्लास पता करेंगे, उसका ऑर्डर पता करेंगे, उसका जीनस पता करेंगे, उसकी स्पीसीज पता करेंगे. तो हायर ऑर्डर क्या है? प्लांट. प्लांट तो बहुत सारे कुछ हो सकते हैं, दुनिया भर की स्पीसीज हो सकती है. सो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? किंगडम. और लोएस्ट ऑर्डर क्या है? हमारी स्पीसीज हो सकती है. लोएस्ट ऑर्डर क्या है बेटा? हमारा स्पीसीज हो सकती है. ओके. तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी. तो आप प्लीज़ मेरे को अब बताना. तो एक दो एग्जाम्पल देखिए मैं. जैसे कॉमन नेम मैन. मैन का कॉमन नेम मैन. उसका बायोलॉजिकल नाम क्या है? होमो सैपियंस. तो होमो क्या है? जीनस. और होमो सैपियंस, सॉरी, दिस इज द होमो सैपियंस. उसका जीनस क्या है? होमो. फैमिली का नाम क्या है? होमिनिड्स. ओके. ऑर्डर क्या है उसका? प्राइमेटा. क्लास क्या है उसकी? मैमेलिया. फाइलम क्या है उसका? कॉर्डेटा.
गॉट माई पॉइंट? गॉट माई पॉइंट और नॉट? तो एक आदमी जैसे ह्यूमन बीइंग को क्लासिफाई करने के लिए हमने सातों चीज बोल दी कि नहीं बोल दी? सो प्लीज एक बार इसका अच्छे से रिवीजन करेंगे आप। मैं आप लोगों को जल्द ही नोट्स भेज दूंगा। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप मेरे से पता करना। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।